हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका यात्रा गुरु 29 पे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको इस चैनल पे वीडियोस दिखाता हूँ डिफरेंट जगह की, जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशंस की। तो अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता रहता है कि हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में कोई ना कोई न्यू डेस्टिनेशन की वीडियो ज़रूर आती है। तो आज आप ये जो सीन देख रहे हैं वीडियो में, ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन फेमस है आपके यहाँ। इससे आपको पहाड़ों की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे चंडीगढ़ मोस्टली लोग शिमला, मनाली या हिमाचल में किसी भी पहाड़ पे जाने के लिए यूज़ करते हैं। चंडीगढ़ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ट्रेन्स की जो है कनेक्टिविटी हर किसी सिटी से मिल जाती है। चंडीगढ़ के थोड़े से आगे है कालका, और कालका में अगर आपको पता हो तो हिमालयन क्वीन, या जिसको हम टॉय ट्रेन बोलते हैं, वो ट्रेन यहाँ से चलती है बाय सोलन होते हुए शिमला तक जाती है। ये करीब 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र होता है और 5 से 6 घंटे। यदि आपको कालका से शिमला तक जाना है तो आपको टिकट करना पड़ेगा एडवांस बुकिंग में, क्योंकि जनरल टिकट अगर भाई साहब बहुत तेज ठंड धूप गर्मी है है यार। भाई। भाई चारों तरफ पहाड़ हैं, आप यकीन मानो, ये पूरा जो कालका है ना, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है। लेकिन इसका फील आपको रात में होगा, जैसे ही सूरज डूब जाएगा ना, उसके बाद जो है यहाँ पे टेम्परेचर जस्ट डाउन होता होगा भाई साहब। अब देख रहे हैं वीडियो में, हम स्टेशन से पैदल चल के मेन रोड तक जाते हैं, कालका के मेन रोड तक, और मेन रोड से हमें कंटिन्यूस बसेस मिलती हैं जो सोलन होते हुए शिमला की साइड जाती हैं। और अगर आपको और कहीं जाना है, जैसे हमको नौहराधार जाना था, नौहराधार से ही हमारा जो है ट्रैक स्टार्ट होता, तो हमारी जो बस थी वो डायरेक्ट नहीं थी सोलन कालका से, हमारी बस सोलन से थी। तो सबसे पहले हम यहाँ से सफ़र तय करते हैं। 40-45 किलोमीटर का सफ़र रहेगा कालका से सोलन तक का, और उसके हमें 100 रुपये पे करने पड़े पर पैसेंजर। तो यहाँ से हमने बस ली, और बस में आराम से पीछे वाली सीट मिल गई थी हमको, और 2 जन के 200 रुपये लिए, और सोलन हमें करीब 2 घंटे में पहुँचा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से ये कालका से शिमला हाईवे है, और ये सोलन होते हुए जाता है। सोलन भी एक बहुत बड़ी सिटी है, जैसे शिमला है ना, शिमला के जैसी सोलन भी है, बस सोलन जो है मेन आपके चंडीगढ़ कालका से 70-80 किलोमीटर पड़ता है, और कालका से 40 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे करके सोलन अगर आप पहुंच जाते हो तो सोलन से आपको हर कहीं के लिए बसेस मिल जाती हैं। जैसे आप रामपुर जाना चाहते हो, आप रिकांगपिओ जाना चाहते हो, शिमला जाना चाहते हो, आप नौरधार जाना चाहते हो, राजगढ़ जाना चाहते हो, आसपास के कितने भी जो हिमाचल में आप कोई आसपास कहीं पे भी जाना चाहते हो, तो सोलन बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी है बस के थ्रू। अब यहाँ पे हम बस में बैठे आराम से, और जैसे ही बस में बैठे भाई हमको फील होने लगा कि ठंडी ठंडी हवाएं पहाड़ों की आना स्टार्ट हो गई। आप देख रहे हो यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे स्टार्ट तो कालका ही से हो जाते हैं, लेकिन कालका में मई और जून में जो है आपको गर्मी लगती है, और रात का माहौल थोड़ा सा ठंडक हो जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो पहाड़ों की साइड, आप ऊंचाई पे चढ़ते जाते हो, आपको फील होने लगता है कि भाई ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ रियल में भगवान का ही स्वरूप है, जो अपने आप में इतना सारा जो है पेड़ पौधे, हवा, ऑक्सीजन और नदियाँ, आपका बर्फ़, आपके झरने, ये सब समेटे हुए हैं। तो लोग कितनी भी कोशिश कर लें सिटी में पैसा कमा के खुश रहने की, लेकिन आखिर में उन्हें ज़रूरत तो इसी नेचर की ही पड़ती है। ये सब फील होते हुए हम दोनों भाई जा ही रहे थे, और बड़ी बराबर पीछे बैठे थे, कुछ वीडियोस बनाते हुए जा रहे थे, हंसी मजाक मस्ती, कुछ बातें करते हुए जा रहे थे कि यार आखिरकार देखो भोलेनाथ ने हम अपन दोनों को बुला ही लिया। क्योंकि ये जो चूड़धार महादेव का ट्रैक है जो नौराधार से स्टार्ट होता है, ये अनएक्सप्लोर एरिया है अभी। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि यार केदारनाथ, बद्रीनाथ या अमरनाथ, या फिर और भी जो फेमस ट्रैक हैं जैसे तुंगनाथ हो गया है, ये ट्रैक आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रील में या किसी के मुंह से सुनने को मिल जाएगा कि भाई केदारनाथ चलते हैं, अमरनाथ चलते हैं। लेकिन जो ये चूड़धार महादेव ट्रैक है, ये भी अपने आप में एक जो हिमालय पर्वत है उसका जो शिवालिक रेंज है, वो रेंज के टॉप पे आपको ये चूड़धार महादेव का ट्रैक पड़ता है। यहाँ से आप हिमालय की खूबसूरत वादियाँ देख सकते हो। आप एक ऐसा स्थान विजिट कर सकते हो जहाँ पे शांति है,
जहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी, ना तो आपको ज़्यादा शोर शराबा मिलेगा, ना आपको ज़्यादा रील यूट्यूबर और जो भी ये डांस वांस करने वाले लोग हैं वो मिलेंगे। एकदम शांत ये जो ट्रैक है वो आपको ये वाला रूट छोड़ देगा। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ये रास्ते का ही सफ़र है। बहुत बढ़िया जो है रोड बना हुआ है। सोलन तक डबल लेन है और उसके बाद जो है सिंगल लेन है। इसका मतलब फिर सोलन के बाद जो आपका नेक्स्ट सफ़र है जैसे राजगढ़ और नौराधार तक, वो आपका करीब 4 से 5 घंटे का सफ़र रहेगा बाई बस या बाय रोड। और वो सिंगल रोड रहेगा तो उसमें ओवरटेक करने में या फिर आपको क्रॉसिंग करने में थोड़ा सा देख के करना पड़ती है, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। रोड सिंगल है और बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। जिग जैग वाला पूरा देखो आप, दिख रहा होगा आपको बस किस तरीके से चल रही है। जिग जैग वाला पूरा माहौल होता है रोड का, और एक साइड खाई और दूसरी साइड जो है पहाड़ की ओट होती है। तो ऐसे करके भगवान भोलेनाथ बस धीरे धीरे हमें अपनी साइड बुला रहे हैं। और आप देख रहे हो लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचेंगे नौराधार। एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो यात्रा है वो बीना से स्टार्ट हुई थी। बीना भोपाल भी बोल सकते हो आप। तो वहाँ से स्टार्ट हुई और हम निकले संडे की शाम को। संडे मतलब 24 मई। 24 मई की शाम को हमने वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन ली जो कि हमें दिल्ली छोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट चंडीगढ़ की ट्रेन बहुत कम रहती हैं। रहती तो हैं लेकिन जिस दिन हमें जाना है हो सकता है उस दिन ना हो, तो इसलिए हम दिल्ली पहुँच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट है। वहाँ दिल्ली से तो आपको कहीं के लिए भी ट्रेन आराम से मिल ही जाती हैं। तो हम दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली से फिर हमें बहुत बढ़िया से सुबह 6 बजे बढ़िया से हमें ट्रेन मिल गई, जो कि ट्रेन ने हमको कहाँ छोड़ा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ छोड़ने के बाद उसने हमको छोड़ा 9-10 बजे के करीब। चंडीगढ़ 3-3.5 घंटे में छोड़ दिया था। वो की थी केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। भाई क्या गजब ट्रेन चली यार, मुश्किल से 2 या 3 स्टॉपेज होंगे और उसने हमको चंडीगढ़ करीब 3.5 घंटे में छोड़ दिया। चंडीगढ़ से फिर हमने एक और दूसरी ट्रेन पकड़ी, तो उसने हमको कालका छोड़ दिया और कालका से फिर हमारा बाय रोड का सफ़र स्टार्ट हो गया। तो इस बीच में हमने जो रेस्ट किया वो रेस्ट भी ट्रेन में ही किया, क्योंकि कंटिन्यू हम ट्रैवल कर ही रहे हैं। और ये जो बस का सफ़र है, ये बस का सफ़र भी आराम से हंसी मजाक कुछ खाते पीते रेस्ट करते हुए आराम से चल रहा है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हम पहले नौराधार पहुंच जाएं। नौराधार पहुंचेंगे तो हम वहाँ पे रूम लेंगे, होटल लेंगे, और हमको आज रात वहाँ पे स्टे करना है। स्टे करने के बाद हम अगली सुबह नहा धो के जो बैग है, बैग का कुछ सामान खाली करके, बैग का जो हैवी सामान है वो हैवी सामान हम अपना रख के हम ट्रैक करेंगे। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है। और इस प्लानिंग में बस यही है कि भोलेनाथ हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें, हमें हिम्मत दें। यही भोलेनाथ से बस हम मांगते हैं कि भोलेनाथ हमें वहाँ तक पहुँचा दो। उसके बाद तो फिर हम ऑटोमेटिक जो एक मोड होता है, ऑटो मोड पे हम आपके पास खींचे चले आएंगे। तो बस आप फिलहाल व्यूज़ एंजॉय करो, आगे की अपडेट हम देते हैं आपको नौराधार पहुंच के। जुड़े रहें यात्रा गुरु 29 के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कालका से पता ही नहीं चला 6 से 7 घंटे कब कट गए, और ये सुंदर सुंदर वादियाँ देखते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए, सनसेट का एकदम नज़ारा का जो है आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं करीब 5 से 6 बजे के बीच में नौराधार। फिर इसके बाद हम वो ट्रेवल से बहुत थक गए थे, तो थकने के बाद हमने एक बढ़िया सी नौराधार में उतरे। बस स्टैंड के आसपास मेन मार्केट में ही बस जाती है, वहाँ पे हमने बढ़िया सी चाय पी, थोड़ा सा पहाड़ों का व्यू एंजॉय किया। आप मतलब एक अंदरूनी खुशी जो होती है ना अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के, कि बस हमें यहीं तक पहुँचना था। इसके बाद तो फिर हमारी बॉडी का जो है फिजिकल मूवमेंट चालू होगा, जिसमें हमें ट्रैक करना है। तो ऐसे करके हम फाइनली नौराधार पहुंच जाते हैं। बस में से उतरते हैं, उतरने के बाद थोड़े आसपास का माहौल एंजॉय करते हैं, देखते हैं, और अपना रूम लेके हम चेक इन कर लेते हैं। और रूम लेने के बाद फिर हमें लगता है कि भाई मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो लिया, हम जाते हैं खाना खाने। वहाँ की जो होटल्स वगैरह हैं, जो फूड रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वो खुले रहते हैं आराम से 11-12 बजे तक। अगर आप चाहें तो लेट हो रहे हैं या खाना आपको होटल में ही खाना है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हम 10-11 बजे खाना खाने
आएंगे तो वो खोल के रखते हैं या फिर पैक करा के जो है आप अपने रूम में ले जा सकते हैं। तो ये बाहर एक होटल का नज़ारा है। हमने यहाँ पे ही रात में खाना खाया था और अगले दिन हम सुबह नहा धो के बराबर उठते हैं, क्योंकि सुबह हमको ट्रैक करना है। रात में हम बहुत लंबा सफ़र तय करके आए थे, जो कि ट्रैवल बाय रोड था। अब हमारी सुबह जो है बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो हम नहा धो के बढ़िया से चाय नाश्ता करके सुबह के राजमा चावल खा के और निकल पड़ते हैं अपने ट्रैक की तरफ। आप देख रहे हैं ये एक ऐसा ट्रैक है कि जब जैसे ही हमने ट्रैक लिया तो आगे चल के पता चला कि जो वो पहाड़ है जहाँ पे ट्रैक बना हुआ था वो पूरा स्लाइड हो चुका है, लैंड स्लाइड हो चुका है और वहाँ पे हमको ट्रैक देखने को नहीं मिला, जबकि यहाँ पे पूरा कंक्रीट वाला ट्रैक डला हुआ था। तो इस बीच में आपको बड़े सावधानी से जो है अपने कदम रखने हैं और कदम रखने के बाद आप वापस से जो है मेन ट्रैक पे पहुँच जाते हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचने का मौका मिला कि क्या करें, लेकिन फिर वहाँ पे पैरों के निशान देख रहे थे, तो वो पैरों के निशान देखते हुए हम आगे बढ़ चलते हैं और धीरे धीरे करके हम जो है अपने मेन ट्रैक पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये वहाँ का व्यू है। जैसे ही आप नौहराधार से स्टार्ट करते हो आपका ट्रैक, तो करीब 5-10 मिनट चलने के बाद आपको ऐसा व्यू वहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं आप नौहराधार से आपके चूड़धार महादेव के ट्रैक की। हालांकि ये ट्रैक आपको 18 से 20 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। वैसे तो लिखा 18 किलोमीटर है, लेकिन 2 किलोमीटर पहाड़ों में कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आप कोई शॉर्टकट ले लेते हो या फिर आप कोई नए रास्ते पर चले जाते हो तो आपको हो सकता है थोड़ा सा घूम फिर के वो 20 किलोमीटर पड़ जाए। और ऐसा भी देखा जाता है कि ये ट्रैक नौहराधार से आपको 18 किलोमीटर का है, जबकि अगर आप चौपाल होते हुए और सराह से ये ट्रैक करते हो तो वो करीब 8 से 10 किलोमीटर का पड़ता है। इसका मतलब वहाँ से बिल्कुल डिस्टेंस आधी हो जाती है। लेकिन लोग फिर वहाँ से क्यों नहीं जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे ये है कि नौहराधार आप बाई रोड बड़ी आसानी से पहुँच सकते हो। आपने सोलन से सीधा नौहराधार पहुँचना है और नौहराधार तक पहुँचने में आपका कम बजट में आप बाई रोड पहुँच जाते हो, कम ट्रैवल टाइम लगता है और आखिरकार जो है आप वहाँ से पहाड़ों को एंजॉय करते हुए आराम से जो है इस वाले ट्रैक से जा सकते हो। पर्वत पे बैठा मेरा भोला शंकर, मैं उसका दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। झूठी ये दुनिया सारी, झूठा ये जमाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। ओए शंकर भगवान की जय। आप ये जो ट्रैक देख रहे हैं ये ट्रैक नौहराधार से करीब 6 किलोमीटर ऊपर तक जाता है, जिस पे आपकी गाड़ियाँ, आपकी जो है कार, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह ऊपर तक चली जाती है। लेकिन हमने नीचे से ही जो है पैदल चलना चूज़ किया था। इस देखो आप देख सकते हैं ये सब मोटरसाइकिल ऊपर तक रखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक आप रेंट करके भी आ सकते हो। आपको पर पैसेंजर 500 से 300 रुपये चार्ज करेंगे और आपको ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। यहाँ से आपकी जो टोटल दूरी बचती है वो बचती है आपकी 12 किलोमीटर की। तो यहाँ तक हम पैदल ही आए। हमने पैदल चूज़ इसलिए किया क्योंकि भाई यहाँ तक आए हैं तो हम पहाड़ों में एंजॉय करने, पहाड़ों को फील करने, पहाड़ों को जो है एक अनुभव करने यहाँ तक आए हैं हम। तो हम आराम से चलते जाएंगे। हमें कहीं कोई जल्दी पहुँचने का नहीं था। ये उनके लिए जिनकी अपनी बाइक है या जिनके साथ बूढ़े बच्चे हैं, वो जो है ट्रैक कम करना चाहते हैं, वो यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ का पहुँचने के बाद करीब हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए थे नौहराधार से यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ तक पहुँचने के बाद हमको बहुत अच्छा एक व्यू मिलने लगा था, क्योंकि अब हम नौहराधार के ऊपर आ गए थे और हवाओं का प्रवाह जो है बहुत तेज़ हो गया था। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी और आखिरकार हम यहाँ पे आके गुमटी पे रुकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा पानी, चाय ये सब करके और फिर हम अपना आगे का ट्रैवल करते हैं। तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
आखिरकार चलते चलते हमें करीब 5 से 6 घंटे हो गए थे और अब यहाँ पे जो है आपको देवदार के घने वृक्ष और एक अच्छा घना जंगल आपको यहाँ पे दिखने लगा था। एक ऐसी वाइब्स आने लगी थी कि यहाँ पे जो है अब अगर आप सुनोगे ना तो आपको एक सुन जैसी आवाज़ सुनाई देगी। जो आदमी शांति, सुकून और एक आत्ममुग्ध होने जाता है ना, वो यही मिलती है आपको। यहाँ पे लोगों का जाना आना जाना नहीं है, तो जिससे आपको भीड़ भड़क्का, शोर शराबा और एक आर्टिफिशियल जो यात्रा होती है कि घोड़े चल रहे हैं, पिट्ठू चल रही, पालकी चल रही और हेलीकॉप्टर चल रहा है और पता नहीं मतलब जो जहाँ पे क्राउड होने लगता है। जैसे मैं बात करूँ केदारनाथ यात्रा की, हालांकि 12 ज्योतिर्लिंग में उनको विशेष स्थान प्राप्त है। बाबा केदारनाथ को सबको दर्शन दें, सबको दर्शन मिले, वहाँ का सौभाग्य सबको मिले जाने का। लेकिन अब वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की रील देख के जाते हैं। उसमें से कुछ एक ही ऐसे होते हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं और उनकी वजह से बाकी लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। भाई बहुत मुश्किल हो गया है केदारनाथ के दर्शन आजकल, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हो ना तो एक तो आप 10 से 12 घंटे की ट्रैकिंग करते हो, उसके बाद आप मंदिर की लाइन में लगने के लिए करीब 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है। और जैसे ही आप गर्भगृह में जाते हो ना, आपको सिर्फ एक झलक ही भोलेनाथ की दिखाई पड़ती है और अगर अच्छी किस्मत रही तो आप उसको भोलेनाथ को जो है स्पर्श भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ माहौल है। ये पहाड़ों का आप देख सकते हो, जो है देवदार के पेड़ों से पूरी जो है छाया आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि धूप निकली है और दिख रहा होगा वीडियो में कि भाई ये धूप छुप रही होगी, लेकिन भाई साहब इतनी प्यारी ये धूप लग रही थी ना, जैसे इस बॉडी पे पड़ रही थी ना भाई, एक हल्की हल्की ठंडी, एकदम ठंडी हवा आपके बॉडी से स्पर्श हो रही है और आपकी धूप से जो है आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि ठंड भी लग रही है। अगर आप ट्रैक के दौरान थोड़े रुकते हो तब आपको वो ठंडक जो है बॉडी में फील होने लगती है, मतलब फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ठंड लग रही है। भगवान की जय। भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से करीब 7-8 किलोमीटर तो आ गए हैं। 1:30 बजने वाला है। हम निकले थे 10:30 बजे। कितने घंटे हो गए भाई? 3 घंटे। 3 घंटे हो गए। बाकी पानी की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल रहा है ट्रैक पे 3-3, 4-4 किलोमीटर तक। हमारे पास भी लास्ट पानी था, वो ख़त्म हो गया, बस लास्ट घूंट और बचा होगा। आगे चल के देखते हैं, भोलेनाथ की कृपा से पानी मिलता है तो। बोल हर 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 महादेव शंभो। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या। देखो, जब आप पहाड़ों में जाते हो और पहाड़ों में जाके आप एक अच्छा लंबा ट्रैक करते हो तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है, क्योंकि आप खुद से ही खुद को पहचानने लगते हो कि भाई मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे आपके नेटवर्क नहीं आते हैं तो मोबाइल की तामझाम झमेले बंद हो जाते हैं। आप अपनी फैमिली से बिल्कुल कट जाते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारे मम्मी पापा, भैया भाभी किसी का भी फ़ोन आ सकता है तो हमें उनको जवाब देना है, क्योंकि हम बता के निकलते हैं कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आएंगे, तो आप परेशान मत होना, ये ज़रूर बता के आना। और फिर आप खुद से ही अंदर बातें करने लगते हो, क्योंकि बात करने के लिए कोई होते नहीं है। और मुझे लगता है कि एक जो सच्चा ट्रैवल है वो यार अकेले ट्रैवल करें, क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हो ना तो हंसी मजाक जो है, टाइम पास, वो सब तो आपको अपनी सिटी में भी मिलता है। तो कम से कम लोगों के साथ आप ट्रैवल करें, ज़्यादातर ज़्यादा बस एक ही लोग अपने साथ रख लें या फिर आप अकेले जाएं। हाँ, ग्रुप आपको रास्ते में मिलते रहेंगे। हल्का फुल्का लाइट कुछ खाएं फिर आगे बढ़े। भाई साहब 10:30 बजे चावल खाए थे। चावल के बाद पानी नहीं था रास्ते में, हमने कहा चलो पानी यहाँ मिलेगा वहाँ खाएंगे। भोलेनाथ की कृपा से बढ़िया नेचुरल पानी मिल गया। बाटल लेना है वो भी ले लो, मैगी बनवा लो, जो खाना पीना यहाँ पे बढ़िया कैंप है। सकते उसका वजन नहीं होता है और बढ़िया लाइट का लाइट रहता है, एनर्जी भी अच्छी देता है। कौन भाई? तो ये देखो आप, ये है आपका चूड़धार ट्रैक और अभी हम आए हैं इस वाले बेस कैंप पे। अब यहाँ से नेक्स्ट
6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद एक हमें बेस कैंप पड़ा। चाहे तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने में आपको करीब 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाएगा अगर आप नौहराधार से निकलते हो। और कुछ खाओ पियो, बढ़िया मैगी बनाओ, चाय बनवाओ। रेट भी ठीक ठाक है, 60-70 रुपये की मैगी है, 20 रुपये की चाय है, 40-50 रुपये की पानी की बोतल है और आपके 60-70 रुपये का जो है राजमा चावल है। अगर आप स्टे करना चाहते हो तो 300 रुपीज़ में आपको खाना सहित वहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है। तो ऐसे करके आप आराम से ट्रैक के दौरान कहीं पे भी रुक सकते हो आप, जहाँ पे भी बेस कैंप पड़ते हैं। और जब आप यहाँ से खाना पीना खा के थोड़ा सा बॉडी को एनर्जी दे के निकलते हो तो आपको अब यहाँ से थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और जब भी आप पहाड़ चढ़ो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि पहाड़ चढ़ते टाइम आपके पास आपकी पीठ पे कितना भी वजन हो, लेकिन उस वजन में आपका पानी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप पानी से कंजूसी करोगे ना भाई साहब, थकान ज़्यादा होगी, सांस जल्दी फूलेगी, आपको हेडेक होने लगेगा और आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी से डिहाइड्रेट होने लगेगी। इस वजह से बहुत सारे जो है ड्रॉबैक्स मिलते हैं बॉडी में। तब पानी जितना हो सके भाई, हर 2-10 कदम चलो पानी पियो, फिर 10 कदम चलो पानी पियो। इससे पानी का जो वेट है वो कभी भी जो है ज़ाया नहीं होगा। तो ऐसे करके आप पहाड़ों में चल सकते हो। दूसरी बात ये भी है कि जब आप पहाड़ों में चलते हो ना तो बहुत कदम से कदम मिला के चलो। ऐसा नहीं कि एक कदम आपने रखा फिर अगला कदम 1 फुट बाद रख रहे हो, 2 फुट बाद रख रहे हो, छलांगे कूदा कांदी कर रहे हो। इसमें बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। और जब चढ़ाई चालू हो जाती है ना, किस्मत का खोल दरवाजा, भक्त तेरा कब से है प्यासा, पूरी इसकी कर दे तू आशा। जय भोले नन्ना नन्ना ना नन्ना नन्ना ना नन्ना नन्ना नन्ना। डमरू की आवाज में, डम डम के साज में, नाच रहे झूम रहे सारे। जी भर के नाच ले, कल क्या हो क्या पता, भाड़ में दे दुनिया को तू जाने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब आप हाइट पे पहुंचते हो, चढ़ाई चालू हो जाती है, वहाँ पे जो है हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा भाई होने लगता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे धीरे धीरे ऊपर चल के ख़त्म होने लगते हैं। तब आपके जो है ब्रीथ है, मतलब सांस है आपकी नाक के अंदर बहुत ही ठंडा सा फील होने लगता है और हल्की हल्की जो है आपको ऐसी नाक के अंदर जो है जलन सी होने लगती है। तो समझो आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही। देखो ऑक्सीजन कमी के कुछ सिम्टम होते हैं, अगर वो वक्त रहते पहचान गए तो आप बच जाते हो, मीन्स ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। अगर नहीं पहचान पाए तो आपको रास्ते से ट्रैक में जो है वापस भी लौटना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब जो हम एक ऐसी जगह पहुँचने वाले हैं, करीब 6 से 7 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए हैं तीसरी दुकान पे। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे इसका नाम ही तीसरा बेस कैंप है। तो तीसरा बेस कैंप पे आपको एक ही दुकान मिलेगी, 1-2 दुकान मिलेंगी। यहाँ पे भी आप रुक सकते हो। 6 से 7 से 8 घंटे ट्रैक के दौरान आप यहाँ पे पहुँचोगे। बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पे, लगभग मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे करीब 7 से 8 हज़ार फीट की ऊंचाई पे, है ना। इतना पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे चाय मैगी, थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। मतलब अगर नीचे आपको मैगी 50 की तो यहाँ पे 60-70 की मिल सकती है। चाय आपको वही 20 रुपये की है। और यहाँ पे खाना पीना आपको वही राजमा चावल और 300 रुपये में आपको रहना खाना यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊंचाई पे ये कुछ ऐसा माहौल है। कुछ लोग उतर रहे हैं क्योंकि इस समय पे जो ऊपर से उतरना चालू करते हैं वो तीसरे पे आ जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं। ये जो समय है ना, ये समय मुझे लगता है कि 4 से 5 बजे का समय है। एकदम पीली पीली सी रोशनी हो गई है, सूरज भी कुछ डूबने वाला होगा थोड़ी देर बाद। और ये देखो आप, ये आपके 5 से 10 मिनट हमने वहाँ पे हॉल्ट लिया क्योंकि पानी पीना था, चाय भी पी हमने। चाय पीते रहते हैं पहाड़ों में, चाय बहुत अच्छी लगती है भाई, बहुत प्यारी लगती है। गर्मा गर्म चाय, भले ही वो पतली बनी हो, उसमें दूध कम हो, उसमें पत्ती
ज़्यादा ना हो, लेकिन जो गर्माहट उसमें होती है ना, बाय गॉड भाई चाय की क्वालिटी आपको ऊंचाई पे पता चलेगी जिस दिन आप पहाड़ों पे जाओ। और ऐसे जगह जाना भी चाहिए जहाँ भोलेनाथ विराजमान है। तो आखिरकार वहाँ पे एकदम नीला आसमान हो गया था, मौसम बिल्कुल साफ़ था, चिलचिली धूप निकल रही थी और जो है शाम होने वाली थी। करीब शाम होने के 2-3 घंटे पहले का ये नज़ारा है। आप हवा भी देख सकते हो, अच्छी खासी तेज़ हवा वहाँ पे आपको सुनाई और फील हो रहा होगा। आखिरकार हम आगे बढ़ते हैं और भोलेनाथ का नाम लेते हुए, भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए, हर हर महादेव जपते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे गंतव्य पे जहां से हमको अब डिसाइड करना है कि भाई चलना है कि रुकना है। हाजी घोड़े, कैसा रहा यहाँ तक का सफर? बहुत ही बढ़िया। हाँ, कितने किलोमीटर आ गए अपन? 12 किलोमीटर आ गए भाई साहब सिर्फ इस कैंप पे। यहाँ से 6 किलोमीटर हो जाना है, देखते हैं 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। बाकी चलने की स्पीड में थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया, एनर्जी डाल ली बॉडी में, चाय पी ली, चाय टॉफी भी दे दी, वही चलते हैं भोले का नाम लेके, बोल हर हर महादेव। से आगे हम फिर से यात्रा शुरू करते हैं और अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है। जय जय भोलेनाथ। Oh my God, हम आगे हैं। अच्छा, जब हम उतरते हैं ना पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे चढ़ाई और उतराई दोनों आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ चढ़ना है। जैसे ये वाला पॉइंट देखिए आप, हम बहुत हाइट पे पहुंच गए थे। अब इसके बाद हमें थोड़ा डाउन जाना था, तो वहाँ पे ट्रैक बना हुआ है। कहीं कहीं जो है लोकल लोगों ने या गवर्नमेंट की हेल्प से ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर ट्रैक थोड़ा टफ है, वहाँ पे पत्थर वगैरह रख दिए हैं, तो सीढ़ी बना दी या फिर कंक्रीट डाल के ट्रैक बना दिया। तो ऐसे करके हम आराम से उतरते जाते हैं। रही बात किसकी कि भाई यंग लोग हैं, तो यंग एज में आपको ये ट्रैक करना ही करना चाहिए, क्योंकि आपको जो इस एज में एक्साइटमेंट रहता है, आपका एनर्जी रहती है, आपके बॉडी में जो है एक करंट रहता है, वो करंट आपको यहाँ पे आके आप उसको यूटिलाइज करोगे ना, बाय गॉड आपको बहुत अच्छा फील होगा भाई। और सबसे बड़ी बात कि बुढ़ापे में क्या ये ट्रैक कर सकते हैं भाई, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की एनर्जी के ऊपर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको आना ही आना है। अगर आपके बॉडी में दम नहीं है, आपकी बॉडी पैनिक में है, बीमार है, आपके जोड़ों का दर्द है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, आप थायराइड, ऑक्सीजन के दमा के पेशेंट हो, भाई यहाँ पे बिल्कुल मत आइए। आप यहाँ पे वही आए जो अपने आप को ये बोल सकता है कि यस मैं इसी के लिए बनाऊँ, मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। पहला। दूसरा, जो श्रद्धा और आस्था लेके भगवान भोलेनाथ के पास जाए। अगर आपको ऐसे ट्रैक करने हैं कि आप सिर्फ खुशी के लिए ट्रैक करना चाहते हो, पहाड़ चढ़ना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल ट्रैक बने हुए हैं जिसमें कोई धार्मिक उसमें एंगल नहीं है। आप जाओ, गाइड करो, आप प्रॉपर पूरा पैकेज लो, गाइड वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको गाइड करके ऊपर तक ले जाते हैं। उसमें आपकी पूरी जो रिस्क है वो गाइड के ऊपर रहती है। आपको मेडिकल फैसिलिटी, आपको स्टे फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी सब आपको गाइड देता है। बस उसमें आपको जो है पैसा पूरा पैकेज लेना पड़ता है। और यहाँ पे हम भगवान भोलेनाथ के भरोसे हैं भाई। हम भोलेनाथ का नाम लेके बस बैग में थोड़ा सा खाने, कुछ एक जैकेट पहनने, एक कपड़े ओढ़ने के लिए रख के और चल पड़ते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है हमारी श्रद्धा किससे है कि हमको भोलेनाथ बचाएं, गिराएं, पकड़ाएं, जो करवाएं भाई वो करवाएंगे। हम तो उनके चरण में हैं, उनके शरण में हैं। तो तीसरे से चलने के बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं एक और लास्ट दुकान पे, और ये आपका लास्ट बेस कैंप है यहाँ पे। इसके बाद आपको कंटिन्यू 4 घंटे चलना ही चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। पानी भी आपको यहाँ पे मिलेगा, नेचुरल सोर्स है पानी का। वहाँ पे साइड में जो है पहाड़ों से पानी गिरता हुआ आपको मिलेगा, तो बोतल भरने के लिए बस ये लास्ट पॉइंट है।
और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सनसेट हो गया था। आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है, ट्रैक भी अब ऊंचाई वाला हो गया था, टफ हो गया था, चट्टानों वाला ट्रैक आ गया था। अब जो है जो मिट्टी है वो ख़त्म हो चुकी थी, अब ऐसे चट्टानों वाले ट्रैक हमको आगे चढ़ने हैं। तो हमने वहाँ से पानी भरा, लेकिन हमको पता नहीं था कि पानी अब आगे नहीं मिलेगा। हमको ये लगा कि जैसे भाई हर 2-4 घंटे में पानी मिल रहा है, ऐसे आगे मिल जाएगा। बाय गॉड फिर आगे पानी नहीं मिला। आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रैक पार्ट जंगलों से घिरा हुआ और हमको बहुत ऊपर तक जाना है। सूरज देवता जो हैं वो अपनी ड्यूटी करके बस यहाँ से अब अपने घर को जो है रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हो एकदम मेरे हिसाब से 7 बजे का ये सीन है, 7 बज रहे होंगे, क्योंकि पहाड़ों में दिन ढलते ढलते मतलब सूरज को छुपते छुपते करीब 7:30 पौने 8 का टाइम हो जाता है। तो यार देखो ऐसा है कि प्रकृति के पास जब आप जाते हो ना, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ हर एक कण अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ कर रहा है। सूरज टाइम से निकलता है, टाइम पे अपने घर को चला जाता है। चंद्रमा अपनी ड्यूटी टाइम